हेलो एवरीवन। तो सीडीपी के जितने भी सिद्धांत थे वो सारे मैंने क्लियर करा दिए थे एक मैराथन में। आज मैं सिद्धांत से अलग जितने भी टॉपिक छोटे छोटे बचते हैं, चाहे वो अधिगम हो, अभिप्रेरणा हो या कोई भी छोटा छोटा टॉपिक हो, अधिगम अक्षमता हो, बाल विकास हो, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करा रही हूँ। एक तरह से मैराथन है ये। और सिद्धांत हो गए, ये हो गया, और पेडागोजी के भी 400 क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ, तो एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं पूरा सेशन कंप्लीट। ठीक है, अधिगम अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है क्या? अधिगम। व्यवहार में जब परिवर्तन आता है तो समझ लो अधिगम हुआ है। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यवहार, व्यवहार जो शब्द है, सबसे पहले यह शब्द विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? जे.बी. वॉटसन है व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम के कारण क्या होते हैं? अधिगम परिवर्तन के कारण क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास, बीमारी, संवेग परिवर्तन, परिपक्वता, मूल प्रवृत्ति, ये सब क्या है? अधिगम परिवर्तन के कारण है। जैसे पूछ लेगा अधिगम परिवर्तन के कौन सा कारण नहीं है, तो अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास, ये 3 ऑप्शन है, एक कोई और ऑप्शन दे देगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अधिगम परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं। कोहलर का अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कौन? कोहलर। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। अब देखते हैं हम अधिगम की विशेषताएं। जीवन पर्यंत निरंतर व सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया है, केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जीवों में भी होती है। ठीक है, परिवर्तनशील है। अधिगम कैसा है? अधिगम हमेशा परिवर्तनशील होता है। अब हम इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे। क्रो एवं क्रो ने कहा है अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बी.एफ. स्किनर ने बोला था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, गेट्स की है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही प्रक्रिया है। अब विलियम वुडवर्थ ने अधिगम विकास की प्रक्रिया है एवं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। ये दोनों सेंटेंस किसने कहे? ये कहे हैं विलियम वुडवर्थ ने। अब हम देखेंगे अधिगम के प्रकार क्या हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? पूर्व अधिगम होता है, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति रुचि, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, वातावरण, थकान, वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये सब क्या होते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। पूर्व अधिगम जो पुराना सीखा हुआ होता है, हमने जब हम नया सीख लेते हैं तो उससे क्या होता है? वो प्रभावित हो जाता है ना। इस तरह से सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम अधिगम वक्र, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने की गति को हम क्या है? वक्र के द्वारा दिखाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक है, गेट्स ने कहा है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि जैसे ये अधिगम है और ये समय है। ठीक है, तो बीच में अधिगम और समय के बीच से जा रहा है तो ये कैसा अधिगम हो रहा है? सामान्य अधिगम। और इससे ऊपर जा रहा है तो ये कैसा हो रहा है? तीव्र अधिगम। और इससे कम हो रहा है तो ये हो रहा है बहुत कम अधिगम हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटेल में। सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाता है तो इसे अधिगम वक्र कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सीखने के अधिगम 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। सरल रेखीय वक्र जो होता है वो दोनों समय और अधिगम की दर निश्चित अनुपात में होता है। जो बीच में जो जाता है ना, जो बीच से जाता है अधिगम और समय के, वो क्या है? एक सरल रेखीय वक्र है। और ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी इतने ही समय में इतना ही अधिगम कर पा रहा हो। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र भी कहते हैं। ठीक है, और उन्नतोदर वक्र क्या होता है? पहले ये जैसे कि पहले तेजी से बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ने के बाद वो अचानक से नीचे आने लगता है, तो ये क्या होता है? ये नकारात्मक वक्र, उत्तल वक्र या उन्नतोदर वक्र होता है। और
इसे घटनशील चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अब नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र और अवतल वक्र क्या होता है, और ये चारों एक ही वक्र के नाम है, वर्धनशील वक्र भी इसे बोलते हैं। ठीक है, समय व प्रकाश अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, जितना प्रयास बढ़ेगा उतना सीखने की मात्रा बढ़ेगी। इसमें क्या है, अधिगम बहुत तीव्र गति से होता है और जे आकार प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो ये जे आकार प्राप्त हो रहा है ना, इस तरह से बन रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जे आकार प्राप्त होने वाला वक्र कौन सा है, तो नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र, अवतल वक्र, वर्धनशील वक्र, ये चारों ही वक्र जे आकार का वक्र देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मिश्रित वक्र। नतोदर व उनतोदर वक्रों का मिला जुला रूप है। इसमें आरंभ में तीव्र गति या फिर मंद, फिर तीव्र, यह एस प्रकार का सीढ़ी, एस प्रकार का हो जाता है, सीढ़ी नुमा। जैसे कि पहले तीव्र फिर मंद फिर तीव्र फिर मंद, तो ये एस प्रकार का हो जाता है वक्र। तो ये कौन सा है, मिश्रित वक्र है। ठीक है, और इसे सीढ़ीदार वक्र भी कहा जा रहा है क्योंकि ये इस शेप में चल रहा है। ठीक है, स्कीनर ने क्या कहा है, स्कीनर ने अधिगम वक्र किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन की ओर, बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास, परिपक्वता, सीखने का समय व थकान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, शिक्षक का स्थान, पथ प्रदर्शक के रूप में या उचित वातावरण, ये सब क्या है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता की, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रिवीजन के तौर पे फिर से बता रही हूँ। ठीक है, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने किया था। ठीक है, सैमुअल किर्क ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या क्या है, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, भावबोधक अक्षमता और अंकगणितीय अक्षमता। ठीक है, पठन अक्षमता दो रूप में होते हैं, डिसलेक्सिया और आलेक्सिया। ठीक है, लेखन अक्षमता के प्रकार डिस्ग्रेसिया, डिस्प्रैक्सिया, आग्राफिया या डिस्ग्राफिया। ठीक है, अंक गणितीय अक्षमता का प्रकार है डिसकैलकुलिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं मौखिक विकार। मौखिक विकार यानी कि बोलने में अक्षम, तो ये कौन से होते हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया क्या होते हैं, बोलने में अक्षम होता है। ठीक है, और अप्रैक्सिया क्या होता है, गामक कौशल संबंधी कठिनाई होती है अप्रैक्सिया में, जैसे पहलवान कसरत ये सब करने में उसको दिक्कत होती है, पहलवान को कसरत करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अप्रैक्सिया में आएगा। डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया एक गंभीर तनाव की अवस्था है। ठीक है, इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चे के अधिगम में। बच्चा हमेशा तनाव में रहेगा तो बच्चे के अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा। तो डिस्थीमिया क्या है, यह एक मनोविकार है और एक गंभीर तनाव की अवस्था है। डिस्मॉर्फिया, यह एक ऐसा मनोविकार मनोरोग है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है। ठीक है, डिस्मॉर्फिया में होता है ऐसा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, अधिगम असमर्थ बच्चे बुद्धि लब्धि में औसत से अधिक हो सकते हैं, अतः मानसिक बुद्धिमत्ता का अधिगम असमर्थता से कोई संबंध नहीं है। लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या होता है, भाषा घात होता है। और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा क्या आता है, डिस्ग्राफिया में आता है, लेकिन अगर डिस्ग्राफिया ना हो तो डिसलेक्सिया हमें वहां पे टिक करना है। ठीक है, देखते हैं गर्भ में बच्चे का विकास। एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने या 280 दिन तक रहता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास देखते हैं। शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से गर्भ स्थापित होता है, किसके, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला है डिंबावस्था, भ्रूणीय अवस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, शिशु का विकास गर्भ से अंत तक। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले महीने में शिशु का कौन सा अंग बनता है, तो शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाते हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। ठीक है, इसकी विभिन्न अवस्थाएं देखते हैं। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 3 से 9 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था होती है 6 से 9। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12। पूर्व किशोरावस्था होती है प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है बाद की अवस्था 15 से 19 वर्ष और वयस्क होता है 18 वर्ष के बाद। लेकिन रॉस ने जो अवस्थाएं दी हैं उनकी ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जो कि शैशवावस्था है 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था है 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 एंड प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के ऊपर। ठीक है,
अब हम देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। बालक का शैशव काल जन्म से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, शैशवावस्था कब तक होती है? 5 वर्ष तक होती है। इस समय वह अपने माता पिता एवं संबंधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। उसका संपूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कैसा होता है उसका व्यवहार? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। उसके शारीरिक विकास का निर्धारण वंशानुक्रमीय एवं पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर होता है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। यहाँ बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है और यह जन्म से लेकर 5 से 6 साल तक होती है। शिशु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है लाइन। लैटिन भाषा के इन्फेरी से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में शिशु का स्रोत शिक्षा। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था में बालक शारीरिक विकास मानसिक के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, कैसे? शारीरिक और मानसिक विकास के को देखकर ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और बालक को शिक्षा प्रदान करते समय ध्यान रखना चाहिए उसके शारीरिक विकास को और मानसिक विकास को। अब हम देखते हैं शैशवावस्था के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं। तो इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, खिलौनों की आयु कहते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था। ठीक है, और संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहते हैं शैशवावस्था को। इस काल में शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशक व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी बात पर क्या करती है? निर्भर करती है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं। देखो, शैशवावस्था में सब कुछ तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास तीव्र गति से, शारीरिक विकास तीव्र गति से, सीखता भी बच्चा तीव्र गति से, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, पर निर्भरता होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, सौर प्रेम की भावना होती है और काम प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन यानी कि जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं। फ्रायड ने कहा है व्यक्ति की जो कुछ भी बनना चाहता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। वॉटसन ने कहा है शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। गैसल ने कहा है प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। गुड एनएफ ने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में, जो कि एज होती है 5 से 12 या 6 से 12 या 13। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में होती है, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम 6 से 9 होती है पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। हरलॉक ने कहा है बाल्यावस्था सामान्यतः 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था जीवन की दूसरी प्रमुख अवस्था है जिसे मनोवैज्ञानिक जीवन का अनुपम काल कहते हैं। तो जीवन का अनुपम काल कौन सी अवस्था है? तो ये होती है बाल्यावस्था। ठीक है, अब देखिए स्कूल जाने की प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। स्फूर्ति आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। गंदी आयु किसे कहा जाता है? तो ये भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था के अन्य नाम। ठीक है, जैसे बाल्यावस्था को बोला जाता है जीवन का अनोखा काल। ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था शुरू होती है बाल्यावस्था से। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है बाल्यावस्था में। खेल की अवस्था बाल्यावस्था। समूह या टोली की अवस्था बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मतलब कि झूठ बोलने की आदत हो जाती है इसमें। और देखिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के उपनाम है, इसे अनोखा काल, शब्द परिपक्वता या बहिमुखी व्यक्तित्व का काल भी कहते हैं। हड्डियां होती हैं 350 बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में होती है 270 और किशोरों में होती हैं 206। ठीक है, मांसपेशी का विकास जो होता है वो 35% तक हो जाता है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में होता है 25% तक और किशोरावस्था में होता है 65% तक। ठीक है, किशोरावस्था जो कि होती है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलोसेंस से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? एडोलोसेंस से, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो किशोरावस्था का विभाजन भी 2 भागों में हुआ है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 होती है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था के अन्य नाम।
तो इन्हें बोला जाता है स्वर्णकाल। ठीक है, स्वर्णकाल किसे बोला जाता है? किशोरावस्था को। बसंत ऋतु की अवस्था किशोरावस्था। दुखी अवस्था, इस अवस्था में बच्चा दुखी रहने लगता है तो किशोरावस्था। उलझन की अवस्था, अत्यंत जटिल अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, विद्रोही उम्र, ये सब क्या है? किशोरावस्था के नाम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है। मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि, चिंतन मनन स्मरण करने लगता है और इस एज में मानसिक विकास क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, काम शक्ति की परिपक्वता होती है। नशा की ओर उन्मुखता होती है। दिवा स्वप्न देखने लगता है। विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। स्वतंत्रता की भावना, ईश्वर व धर्म में उपासना व आस्था, काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहने लगता है बच्चा। तो ये सब क्या है? किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, शारीरिक विकास कैसे क्या होता है? शैशवावस्था में हड्डी होती है 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। दांत होते हैं शैशवावस्था में 16, दूध के, बाल्यावस्था में होते हैं 15, पक्के व स्थायी, किशोरावस्था में होते हैं 27 से 28। हृदय की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट। थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है किशोरावस्था में, जिसकी वजह से आवाज़ जो होती है वो किशोरों की मोटी हो जाती है और किशोरी की पतली हो जाती है। ठीक है, मानसिक विकास, क्रो एवं क्रो ने कहा 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किशोर व किशोरी किशोरावस्था में संवरते एवं अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं। जीवन साथी तलाशने की उम्र है। घनिष्ठ मित्रता की आयु है और यौन ऊर्जा की प्रबलता है। ठीक है, किसमें? किशोरावस्था में। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, मोटिवेशन मीन्स क्या होता है? अभिप्रेरणा, जिसका अर्थ प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटिवेशन किससे बना है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन या गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक जो परिभाषा है वो मैं बता देती हूँ, स्कीनर की है, वो है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की। अभिप्रेरणा के दो प्रकार मतलब नॉर्मल तौर पे दो प्रकार बताए हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब कि खाना पीना आदत, जो हमारी आदत होती है जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, वो क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है? दंड, पुरस्कार, परिपक्वता। ठीक है, ये सब हमें जैसे दंड पुरस्कार, क्या हम ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट आ जाए तो हमें पुरस्कार मिलेगा, तो ये क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा है। साधारण तौर पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। जन्मजात अभिप्रेरणा, आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक, अंतर्नोद अभिप्रेरणा, ये सब इसी के नाम है, जो कि होती है भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र, त्याग। ठीक है, और अर्जित अभिप्रेरणा, बाहरी, द्वितीयक, अजैविक, नकारात्मक, सामाजिक, ये सब इसी के नाम है। और ये क्या होती है? पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा या सम्मान। एक तरह से समझ लीजिए, ये हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा और ये हो गई बाहरी अभिप्रेरणा, सेम टू सेम। अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा के प्रकार भी पूछे जाते हैं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के दो प्रकार दिए हैं, जन्मजात और अर्जित। और थॉमसन के अनुसार है स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, गैरेट ने 3 प्रकार दिए हैं अभिप्रेरणा के। एक होता है जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक। ठीक है, जैविक जो होता है वो होता है संवेग, मनोवैज्ञानिक है मूल प्रवृत्तियां, क्रोध, भय, प्रेम, दुख आदि। ठीक है, सामाजिक होती है सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये किया था वेस्लर ने। बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में किया था। किसने? गाल्टन ने किया था। और अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते, मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है। कुछ मंद बुद्धि तथा कुछ प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं। और बुद्धि क्या होती है? अमूर्त चिंतन है। ठीक है, परिभाषाएं स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया था बिने ने। ठीक है, बुद्धि के प्रकार देख लीजिए। बुद्धि को परिभाषाओं के आधार पर जो प्रकार है वो है सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता या वातावरण से समायोजन की योग्यता। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है,
बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण तथा वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की अंतः क्रिया, ये क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि में जिनकी होती है वो कारीगर, इंजीनियर या व्यापारी बनता है। अमूर्त बुद्धि जिनकी तेज होती है वो लिखने, पढ़ने, समझने, तार्किक चिंतन होता है। इस बुद्धि वाले डॉक्टर, लेखक, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक, पत्रकार, स्तंभकार इत्यादि बनते हैं। सामाजिक बुद्धि जिनकी ज्यादा होती है राजनेता, समाज सुधारक या समाज सेवी बनते हैं। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, एक तत्व कारक सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है बिने ने। ठीक है, द्विव कारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, जो 2 है वो है सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, तृतीय कारक सिद्धांत किसने दिया है, ये भी दिया स्पीयरमैन ने। बहुत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या बहुकारक आणविक सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत और बालू का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसने दिए, थॉर्नडाइक ने, जिसमें बालू का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने। अब हम देखेंगे बुद्धि लब्धि, आईक्यू। आईक्यू बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि के जनक कौन थे, स्टर्न। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था स्टर्न ने, लेकिन ये जो सूत्र दिया था ये स्टर्न ने दिया था, लेकिन इनटू 100 वाला जो सूत्र है वो किसने दिया था, वो टर्मन ने दिया था। ठीक है, आईक्यू का संशोधन किसने किया था, टर्मन ने किया था।